नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे कई अहम खबरें आपके स्क्रीन पर आएंगी, लेकिन उससे पहले जैसा कि हम हर रोज करते हैं, आपके सामने एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। आज शुक्रवार है, फिल्मी मूड होता है, आमतौर पे एंटरटेनमेंट का मूड होता है, लेकिन चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं तो जरा फिल्मों के इकोनॉमिक्स पर भी बात बनती है। नेम, फेम और अपने बड़े कैनवस के लिए बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा का पूरी दुनिया में एक अपना मुकाम है, एक अलग पहचान है। भाषा के बंधन को तोड़कर बॉलीवुड की फिल्मों ने कई देशों के लोगों को अपना दीवाना बनाया। आज भी बॉलीवुड की क्लासिक फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, एक खास मुकाम रखती हैं। लेकिन अब मार्केट बदल रहा है। कम से कम 2024 के ट्रेंड्स तो यही कह रहे हैं। अब देश में बॉलीवुड की फिल्मों को रीजनल फिल्में या क्षेत्रीय फिल्में, वो चाहे दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्में हो या फिर मराठी फिल्म हो या फिर किसी और भाषा की, ये अब कड़ी टक्कर दे रही हैं बिजनेस के मामले में। आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। जी हां, कलेक्शन में किंग, रीजनल फिल्में बेहतरीन। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है, इस साल की बात मैं कर रहा हूं, 2024 की बात, आधा साल बीत चुका है। अभी तक के प्रदर्शन में अगर हम देखें तो रीजनल फिल्मों ने धाक जमाई है। सिर्फ बड़ी इवेंट फिल्मों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों की, और खास तौर पे मलयालम सिनेमा की। जी हां, दक्षिण भारत के मलयालम सिनेमा ने जिस तरह का कंटेंट पेश किया है, जिस तरह की कमाई की है। एक फिल्म आई थी प्रेमालू, इसी साल की रिलीज है, और एक फिल्म आई मंजुमल बॉयज, और ये दोनों फिल्में आपने ओटीटी पर देखी होंगी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये स्ट्रीम हो रही है। नहीं देखी तो देख लीजिए। अब मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। इन दोनों फिल्मों की अगर मैं बात करूं, प्रेमालू जो कि महज कुछ 27, 28, 30 करोड़ के बजट में बनी थी, उसने 136 करोड़ कमाए पूरी दुनिया में। मंजुमल बॉयज 250 करोड़ कमाई। लेकिन जब आप इन फिल्मों को देखेंगे तो इनका बजट, इनकी कहानी, इनका रूटेड होना, ये सभी इनको खास बना रहे थे। वहीं इसके उलट बॉलीवुड का एग्जाम्पल मैं देता हूं। बॉलीवुड में बड़ी फिल्में बनी, खासतौर पे जिस फिल्म का जिक्र करना होगा वो होगा इस साल की सबसे, कह सकते हैं कि सबसे महंगी फिल्म बॉलीवुड के हक से जो आई अब तक की, वो थी फाइटर। लगभग 250 करोड़ के बजट में बनी, लेकिन भारत में यह केवल 225 करोड़ कमा पाई। विदेशों से हालांकि इसने अपनी भरपाई की और 350 करोड़ का कलेक्शन करने के बाद इसने अपने रिकवरी की भी और एक तरह से कामयाब फिल्म की फहरिस्त में आई। लेकिन बजट के हिसाब से कमाई उतनी बेहतरीन नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। अब आते हैं कल्कि पे। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, 15 दिनों में 1000 करोड़ कल्कि ने, यह भी इवेंट फिल्म है, बड़े बजट की 600 करोड़ की फिल्म है, लेकिन 1000 करोड़ कमा चुकी है महज 15 दिन में। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम आपको ग्राफिक्स की शक्ल में दिखाएंगे। ये ट्रेंड्स बता रहे हैं कि मुश्किल तो है। मुश्किल यह है कि हम अगर लापता लेडीज भी बना रहे हैं तो वो चल नहीं रही है बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन वही फिल्म नेटफ्लिक्स पे सराही जा रही है, बहुत लंबे वक्त तक ट्रेंड कर रही है। दर्शक क्या दक्षिण भारतीय सिनेमा को अब ज्यादा हाथों हाथ ले रहा है? कलेक्शन आंकड़े यही बता रहे हैं कि इन 6 महीनों में जो सक्सेस रेशियो है और जो कमाई का आधार है बॉक्स ऑफिस, उसमें साउथ की फिल्में आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं। अभी तो आधा साल बाकी है। पिछले साल बॉलीवुड भारी था। पठान, जवान और तमाम बड़ी फिल्मों ने जिस तरह की धाक जमाई थी, उससे बॉलीवुड ने जबरदस्त कमबैक किया था। लेकिन हमारी रूटेड फिल्में नहीं चल रही हैं। हमारी कहानियों में वो शायद दर्शकों को मन वैसा नहीं लग रहा है जिनसे वो कनेक्ट हो पाए। इक्का दुक्का फिल्में आती हैं, 12th फेल जिनमें थी, जो माउथ पब्लिसिटी के दम पे जिसने खास जगह बनाई, वक्त के साथ वो ज्यादा चली।
हाल फिलहाल कुछ फिल्में आई, जैसे मुंजे आई, वो भी अच्छा बिजनेस कर पाई, लेकिन क्यों हर दूसरी फिल्म इस तरह का बिजनेस नहीं कर पा रही है जो एक वक्त में हो रहा था? इसी पर हम आज खास चर्चा करेंगे, और इसकी केंद्र बिंदु में कहानी है, स्क्रिप्ट। क्या स्क्रिप्ट पे फोकस कम हुआ है बॉलीवुड का? हमारे साथ इस खास चर्चा में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जाने माने फिल्म क्रिटिक गिरीश वानखेड़े साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जाने माने फिल्म डायरेक्टर डॉक्टर राहत काज़मी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। राहत, मैं सबसे पहले आपके पास इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि आप खुद राइटर डायरेक्टर हैं, खुद इस सिस्टम का हिस्सा हैं। मुश्किल कहां हो रही है? क्यों? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल बहुत स्पष्ट दिए, मेरे ख्याल से दर्शकों को भी समझ में आ गया। हमारी लापता लेडीज उस तरह का कमाल नहीं कर रही है जो मंजुमल बॉयज या बाकी दक्षिण भारतीय फिल्में कर ले रही हैं। 100 करोड़ अगर कोई एक बहुत ही, जिसमें शायद स्टार कास्ट भी नहीं थी, प्रेमालू की मैं बात करूं उसमें स्टार कास्ट भी ऐसी नहीं थी, लेकिन वो 136 करोड़ कमाती है, 250 करोड़ मंजुमल बॉयज कमाती है। कुछ तो वो अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है प्रशांत। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर कहीं लैग कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ी चीज है स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट यानी कि रूटेड स्क्रिप्ट, जो साउथ इंडियन फिल्म्स की आप बात कर रहे हैं, मलयालम फिल्म्स की बात कर रहे हैं, वो रूटेड स्क्रिप्ट्स हैं, हमारे कंट्री की, हमारे देश की अपनी कहानियां। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में शायद दुनिया में सबसे ज्यादा कहानियां हैं, सबसे ज्यादा डाइवर्स कल्चर्स हैं, सबसे ज्यादा डाइवर्स स्टोरीज हैं हमारे पास। उसके बावजूद बॉलीवुड हमेशा एक फॉर्मूला पे चलने की कोशिश करता है। कभी कभी वो फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाता है स्टार पावर के नाम पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप बिजनेस कैलकुलेशंस देखें, अब गिरीश जी हमारे साथ हैं और वो बहुत अच्छी तरह से बॉलीवुड के बिजनेस में और काफी टाइम से शामिल हैं और वो खुद जानते हैं कि कैलकुलेशन जो है ना किसी फिल्म का, जो जो कॉर्पोरेटाइजेशन से पहले जिस तरह से फिल्में बनती थी, उस वक्त अगर एक फिल्म एक सर्टेन अमाउंट में बनती थी तो वही फिल्म या उस स्केल की फिल्म उससे 10 गुना ज्यादा प्राइस में बनने लगी, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने आके पैसा फेंकना शुरू किया। तो सिर्फ स्टार पावर के नाम पे फिल्म चलाने की कोशिश या मार्केटिंग के नाम पे फिल्म चलाने की कोशिश की, बट ये शायद लोगों को समझ में नहीं आया या धीरे धीरे आ रहा है कि सिर्फ मार्केटिंग से, सिर्फ स्टारडम से फिल्म नहीं चलती। ऑब्वियसली लोग स्टार्स के फैन होते हैं और स्टार्स के लिए थिएटर में आते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी निराशा होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अभी रिसेंटली एक फिल्म की बॉक्स ऑफिस एडवांस बुकिंग ओपन हुई और मुझे बड़ा दुख हुआ ये पढ़ के आज की उसकी सिर्फ 500 टिकटें बिकी एडवांस बुकिंग में। सो दिस इज अ सैड थिंग फॉर अस कि हमको ये समझना पड़ेगा और इवन स्टार्स को ये समझना पड़ेगा कि वो राइट काइंड ऑफ स्टोरीज चूज करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सब अपने अपने सर्कल में काम करते हैं और उस सर्कल में उन्हें जो कहानियां मिलती हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं, अच्छी कहानियां हैं, लेकिन वो लेखक अगर जाके अपना सर भी पटक दें किसी के दरवाजे पे, वो उनकी कहानी सुनेंगे नहीं। तो ये सबसे दुख की बात है। वेयर एज रीजनल इंडस्ट्री में, साउथ में, मलयालम में, जैसे आपने कहा, अब तो कन्नड़ भी ऊपर आना शुरू हो गया है। यहाँ पर मुझे लगता है कि लोग ज्यादा ओपन हैं स्टोरीज को लेकर। और स्टीवन स्पीलबर्ग ने जैसा कि कहा है कि अगर आप दुनिया के बेहतरीन टेक्नीशियन, बेहतरीन फिल्म मेकर भी हो और आपकी कहानी मजबूत नहीं है तो वो बिल्कुल किसी काम की नहीं है। और अगर आपकी कहानी अच्छी है और अगर आपकी फिल्म मेकिंग थोड़ी कमजोर भी है तो भी वो वर्क कर जाती है। जी प्रशांत ने कही है कि शायद हमें बैक टू बेसिक्स की ओर जाना होगा। मुझे याद है कि चाहे वी शांताराम हो, चाहे बिमल रॉय हो, चाहे गुलजार हो, चाहे महबूब खान हो, ये ऐसे डायरेक्टर्स थे जो कहानियां लिखने में 2-2, 3-3 साल, 6-6 साल तक उन्होंने लगाए हैं। खैर, आज उतने संसाधन है कि आपको इतना समय नहीं लगेगा। गिरीश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़े एक नैरेटिव बन गया कि बॉलीवुड में प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इवेंट फिल्में, फॉर्मूला फिल्में, एक बार फिर वही कि स्टार पावर, बाकी सब चीजें। हमारी कहाँ मुश्किल हो रही है? आप लोग तो देख रहे हैं क्या, मतलब अब तो मैनिपुलेशन भी शुरू हो गया है बॉक्स ऑफिस नंबर्स को, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या मुश्किल क्या हो रही है, चैलेंज कहाँ आ रहा है? जैसे डॉक्टर राहत ने कहा और आपने भी कहा कि हमारी जो फिल्में हैं वो बिल्कुल फार्मूला ढर्रे, रूटीन ढर्रे पर बननी शुरू हुई है। वो जो बात होती है जिसमें रूटेड कहानियां हो, उस तरीके की फिल्में अब बनाने का हम प्रयास भी नहीं कर पा रहे हैं। एक क्या इक्का दुक्का अगर कोई लापता लेडीज बन जाती है, वो जस्ट वो हल्का सा फ्लैश है,
लेकिन ओवरऑल अगर फिल्में देखी जाए, अगर हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ करते हैं तो फार्मूला पे काम कर रहे हैं, हम मैदान अगर कर रहे हैं तो फार्मूला पे काम कर रहे हैं, और दर्शक इन फिल्मों को नकार रहे हैं। वो क्लियर कट है कि आज ओटीटी की एक्सपोजर के बाद उनको पता चल गया है कि अच्छी कहानियां उनको मलयालम में डब्ड फिल्मों में मिल जाती है। आज अगर आवेशम एक सुपरहिट फिल्म होती है जो मलयालम से आई है, कन्नडा इस साल की सबसे पहली जो सुपरहिट फिल्म है वो हनुमान है, जो कि तमिल में, जो कि तेलुगु में बनी थी, जो कि दूसरी भाषा में बाद में आई। तो वो जय भीम बनाते हैं, वो आवेशम बनाते हैं, वो आरआरआर बनाते हैं, वो केजीएफ बनाते हैं, और वो सुराराय पात्रो भी बनाते हैं। लेकिन हमारे पास जो हिंदी के लोग हैं अभी तक वो स्टार्स को लेकर फिल्में बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए सेकेंडरी या टर्शियरी है स्क्रिप्ट, उनके पास फार्मूलाज है, उनके लिए पास स्टारडम है, लेकिन वो जो कहानियां जिसके कारण दर्शक सिनेमा घरों तक आते हैं वो कहानियों का अभाव है। वो अगर कर भी रहे हैं तो साउथ इंडियन फिल्मों का ऑफिशियल रीमेक कर रहे हैं, कोरियन और इंग्लिश फिल्मों का ऑफिशियल रीमेक कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, राज कपूर साहब, बिमल रॉय साहब, ये जो ओरिजिनल कहानियां लेकर आते थे, डॉक्टर राही मासूम रजा लिखते थे, अबरार अलवी साहब लिखते थे, गुलजार साहब लिखते थे, वो कहानियां अब नजर नहीं आती, और ये बड़ा ही डिसअपॉइंट। ये भी है कि निर्देशक हों चाहे पूरा जो इकोसिस्टम है, ये शायद लिटरेचर और ट्रैवलिंग से दूर हो गया है। हम देख रहे हैं कि सब कुछ क्रोमा पे बहुत ज़्यादा शूट हो रहा है, हर चीज़ स्टूडियो बेस्ड दिखाने की एक होड़ सी मच गई है बाहर से। मेरा कहना है कि आप टेक्नोलॉजी को फिल्म को अपग्रेड करने के लिए बनाई, लेकिन आपके पास बेसिक कहानी होनी चाहिए। रात एक बड़ी बात है, और हमारे एक बड़े अभिन्न मित्र हैं फिल्म इंडस्ट्री से, उन्होंने कहा, और मुझे बात ये जम गई, उन्होंने कहा साहब स्टारबक्स में बैठ के आप पटना, लखनऊ, जयपुर की कहानी नहीं बता सकते। कह रहे यहां तो रेफरेंस भी फिल्मों के दिए जाते हैं कि हमें कुछ ऐसा बना के दिखा दो। है क्या ये सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है। बल्कि जब आप कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हो, आप एक ओरिजिनल कहानी लेके जाते हो, तो वहां पर जो क्रिएटिव टीम बैठी होती है वो आपको गाइड करेगी कि नहीं आप ऐसे नहीं, आप ऐसे इसको चेंज करिए। फिर वो आपको 4 रेफरेंस ला कर देंगे कि अच्छा ये थोड़ा सा इसमें ये डाल दीजिए, थोड़ा सा ये डाल दीजिए। मेरे एक दोस्त हैं जो राइटर हैं, जिन्होंने काफी फिल्में लिखी, उन्होंने एक फिल्म इसी बात पे छोड़ दी थी कि वो हर अगले महीने एक नया आइडिया लेके आ जाते थे, एक नई फिल्म की डीवीडी ले आते थे कि आप थोड़ा इसका ना इसका भी फ्लेवर डाल दो। तो जो फिल्म चल रही होती है वो कहते हैं ना उसके जैसा भी कुछ डाल दो, तो आपकी ओरिजिनलिटी कहीं बचती ही नहीं है। और जो जो इंसान जिस काम का एक्सपर्ट है उसे वो काम अगर करने दिया जाए, क्या है फिल्म मेकिंग जो है, अगर एक राइटर है, आप अच्छा राइटर ले, एक जमाना था जब सलीम जावेद लिखते थे, किसी डायरेक्टर की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उनका लिखा हुआ सीन चेंज कर दें। तो क्रिएटिव और ये तो कोई टर्म ही नहीं थी उस जमाने में। तो वो एक कंबाइन एफर्ट हुआ करती थी। और जिस तरह आपने कहा कि राज कपूर साहब हुए, बिमल रॉय हुए, उनके पास कमाल की कहानियां होती थी, और वो कहानियां आज भी याद रहती हैं। उस जमाने के गाने आज भी लोग सुनते हैं, वो फिल्में आज भी देखते हैं। आज की फिल्में क्यों ऐसा होता है कि वो अगर वो बड़ी हिट भी हो जाती है तो 2 महीने के बाद किसी को वो फिल्म याद नहीं रहती। कोई ऐसी फिल्म आप मुझे बताइए पिछले 3 साल में, इक्का दुक्का छोड़ के, 12 फेल या कुछ एक फिल्में जो जो वापस ग्राउंड से जुड़ी हुई हैं, आपको कोई फिल्म याद नहीं रहेगी। उसका रीजन यही है कि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम फिल्में नहीं बना रहे, और हम उसमें इंग्रेडिएंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिएटिव प्रोसेस ऐसा नहीं होता है, क्रिएटिविटी ऐसी नहीं होती है कि आप जो है इंग्रेडिएंट डाल के आप कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि काफी सारा इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडियोज मैं का, आपके पास स्टोरी आऊंगा, से लेकर। समय कम है मेरे जी पास। एक आखिरी जी सवाल के साथ, जी जिस तरह का टेक ओवर खासतौर पे मास पॉकेट्स में नजर आ रहा है साउथ फिल्मों का, देखिए पिछले साल वो शायद एक स्ट्रेटजी थी कि साउथ की फिल्में उस तरह से नहीं आई जिस तरह से नजर आनी चाहिए थी। पिछले साल हमें मानना होगा कि बॉलीवुड ने डोमिनेट किया जबरदस्त तरीके से, उसमें बहुत बड़ा वेटेज शाहरुख खान की फिल्मों का रहा। इस साल एक स्ट्रेटजी, हर 2-3 महीने पर साउथ की कोई ऐसी फिल्म आ रही है जो धमाका कर दे रही है, और अब तो मलयालम सिनेमा भी एक्सपोजर बड़ा हो गया है। अभी तक तो तमिल, तेलुगु ही और कन्नड़ा ही हमें नजर आता था। क्या मास पॉकेट्स में बेस खो रहा है बॉलीवुड? ये कहना होगा कि मास पॉकेट्स क्या डेंट लग रहा है अब? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। जी और हाँ, आप मेरा देखिए। जी गिरीश जी, आपसे सवाल था। हाँ हाँ,
हाँ, बिल्कुल, जो मासी पॉकेट्स है जहाँ पर फ़िल्में चलती थी, वहाँ एक्चुअली टेलीविज़न ने इनकी डब्ड फ़िल्में जो थी तमिल, तेलुगु मलयालम की इनकी डब्ड फ़िल्में टेलीविज़न पर दिखाकर और फिर ओटीटी ने ऑलरेडी एक मार्केट क्रिएट किया है। तो आज आप नॉर्थ में भी जूनियर एनटीआर को जानते हो, सूर्या को जानते हो, विक्रम को जानते हो, पा रंजीत को जानते हो। तो ये जो एक्सपोज़र मिला है, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इस साल। और अगर आप आगे आने वाली भी फ़िल्में अगर देख रहे हो आप यहाँ पे जो सबसे बड़ी हाइली एंटीसिपेटेड फ़िल्में अगर कहते हैं तो देवारा है, पुष्पा 2 है। ये वो फ़िल्में हैं जो बड़े बड़ी बड़ी लागत की फ़िल्में हैं जो मास पॉकेट में भी उतनी एक्साइटमेंट के साथ देखी जा रही है। तो इसका कारण ये है कि वो जो एक सुपरस्टारडम था हमारे हिंदी फ़िल्म के नायकों का, वो कम होता हुआ जा रहा है और जो साउथ के एक्टर्स हैं, जिनकी अच्छी फ़िल्में हैं, अगर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा की फ़िल्में अच्छी है और उनकी फ़िल्मों के स्टार्स को नॉर्थ वाले जानने लगे हैं, तो ऑब्वियसली इस साल में अगर हम कलेक्शन देखेंगे, तो इनकी फ़िल्मों का बोलबाला रहेगा। जैसा बिल्कुल, और पिछले साल बॉलीवुड के ये लिए एक अच्छा अलार्मिंग था। सिचुएशन भी है और शायद यही जी। वजह है कि बॉलीवुड ने एक और शिफ्ट कर दिया है कि वो कोलैब कर रहे हैं। वो साउथ के एक्टर्स 2 हीरो 3 हीरो फिल्में जो बन रही हैं उसमें साउथ के एक्टर या साउथ के किसी विलन को वो कास्ट करते हैं। तो ये भी एक नई रणनीति है, लेकिन बात वही है, बेसिक्स पे आइए। ये कोलैबोरेशन से शायद बॉक्स ऑफिस पर धमाका हो सकता है, लेकिन कहानी से कनेक्ट नहीं होगा दर्शक तो मुश्किल बढ़ती जाएगी। और एक बार वो रिश्ता जब टूट जाता है, हमने देखा है बड़े बड़े दिग्गज फिल्मकारों को भी जिनके नाम पे लोग फिल्में देखने जाते थे, उन्होंने भी कहानी कमजोर पेश की तो लोग उनको भी भूल गए, उनकी भी फिल्मों को कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर ठेंगा दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी चर्चा रही आप दोनों के साथ। अच्छा लगा ये बातचीत करते हुए। बड़ी उम्मीद करेंगे कि इसका कुछ निचोड़ निकले और बेसिक्स पर बॉलीवुड फिर से लौटे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बढ़ते हैं आगे कुछ अहम खबरों की ओर। निफ्टी और सेंसेक्स ने आज इंट्राडे में नया शिखर बनाया। 180 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी ने पहली बार 24,500 का स्तर छुआ। हमारे सहयोगी अंश भीलवाड़ बता रहे हैं मार्केट का हाल। तो इस हफ्ते निफ्टी ने पहली बार 24,500 के लेवल को टच किया। साथ ही साथ अगर चार्ट पे देखा जाए तो ये छठवां हफ्ता था जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई और ये जो लगातार खरीदारी का सिलसिला है ये इस साल का पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 वीक तक कंटिन्यूस हमें बाइंग दिखी है। अब दूसरे बॉर्ड इंडिसेस की बात की जाए तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी रिकॉर्ड हाई का सर्च हुआ इस हफ्ते और साथ ही साथ छठवें वीक में यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग स्ट्रिक दिखी है। सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो एफएमसीजी और फार्मा ने भी रिकॉर्ड हाई का सर्च हुआ, जबकि आईटी इंडेक्स ने 4 मंथ के हाई के स्तर को छुआ है। दूसरी इंडिसेस की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी तेजी नजर आई और ये तीसरा हफ्ता था जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई। सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी मेटल और निफ्टी रियल्टी इस हफ्ते कुछ 2% से ज़्यादा गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो निफ्टी पीएसयू बैंक का यह चौथा हफ्ता था जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई। निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो 2 हफ्ते की लगातार खरीदारी के बाद जाकर इस हफ्ते लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया और इसके टॉप लूजर्स में हमें एमएनएम नजर आता है। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 8 हफ्ते तक लगातार खरीदारी दिखी थी, उसके बाद जाकर अब बिकवाली दिखी है। तो ये ज़्यादा नेगेटिव साइन नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की तरह से इसे देखा जा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट काफ़ी मिला जुला रहा है, लेकिन कई सारे इंडाइसिस है जिसने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंश। बढ़ते हैं अपने अगले खास सेगमेंट की ओर। 5 का पंच हमारे सहयोगी शरद बता रहे हैं कहां रहा एक्शन भरा पंच। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में। और सबसे पहले हम बताएंगे कि आज दिन के ट्रेड में जो है कौन से अहम 5 थीम या स्टॉक्स बहुत एक्शन में देखने मिले फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे पहले आईटी स्टॉक्स पे फोकस रखेंगे। टीसीएस के पहले तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं, स्पेशली रेवेन्यू और पैट तो एस्टिमेट को भी बीट किया है और उनकी कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग आई है। बहुत 4 या 5 क्वार्टर में डिग्रोथ आया था, अब वहाँ से थोड़ी बॉटम आउट हो रही है और ये अच्छी रब ऑफ इफेक्ट बाकी आईटी स्टॉक्स में भी देखने मिली थी। दिन के ट्रेड में आईटी इंडेक्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो आप कह सकते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग इंडिकेटर भी था दिन के ट्रेड में। टीसीएस की अपग्रेड भी आई है जेफरीज से और उसमें बाई कर दिया है, पहले होल्ड थी और टारगेट प्राइस 4030 से बढ़ा के 4,615 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।
दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा रेलवे स्टॉक्स। और पूरे हफ्ते इन रेलवे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आई है। RVNL, इरकॉन, राइट्स, ये सारे स्टॉक्स ले लीजिए। और आज के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने मिला था। ऑफकोर्स रिपोर्ट्स आ रही है कि गवर्नमेंट जो है फोकस करेंगी रेलवे इंफ्रा को डेवलप करने में, और जो रेलवे के लिए एलोकेशन है बजटरी वो भी 30% से ज़्यादा बढ़ सकता है इस साल। और 250 अमृत भारत ट्रेन लॉन्च हो सकते हैं अगले 5 से 7 साल में। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि वंदे भारत की जो स्लीपर वर्जन है उसकी ट्रायल्स 15 अगस्त से शुरू हो सकती है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। RCF, फैक्ट, ये सारे स्टॉक्स में जो है अच्छी बाइंग पूरे हफ्ते आई है। एग्री अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है बजट में आए। और अब याद रखिए पूरी तरह से मानसून कवर हो गई है इंडिया में। और ओवरऑल जो डोमेस्टिक डिमांड है यहाँ पे भी एक अच्छी मोमेंटम Q1 के लिए देखने मिल सकती है। इसके कारण फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी तेज़ी आई है। जी में तेज़ी आई है। बोर्ड मीट होगी 16 जुलाई को फंड रेज के लिए, और आज दिन के ट्रेड में उनमें एक अच्छा मूवमेंट आया। और जो आखिरी स्टॉक है उसके बारे में बात करें तो हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर घर में सेगमेंट में जो है फोकस में रहेगा HG इंफ्रा, जहाँ पे एक डोमेस्टिक PMS जो है अपनी पोजीशन ऐड कर रही है, ये डीलर्स का कहना है। और इंटरेस्टिंगली अगर बात करें तो DI जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, उनका नाम इंक्लूड करता है HSBC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। और जो अहम ट्रिगर है वो है उनके रेलवेज़ के नए सेगमेंट्स में जाने में। और जो ऑर्डर बुक है विद साल 2025 में 12,000 करोड़ का रह सकता है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स हैं जो आपके रडार में होने चाहिए, और ये हमारे 5 के पंच में हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के सबसे मॉडर्न और पहले सेमी ऑटोमेटिक पोर्ट विंझिजम पर कार्गो शिप सैन फर्नांडो पहुंच चुका है। पोर्ट पर कार्गो शिप सैन फर्नांडो के पहुंचते ही पोर्ट ऑपरेशनल हो गया। केरल के विंझिजम इंटरनेशनल सी पोर्ट की और क्या खासियत है, ये बता रही हैं वहां मौजूद हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा। बिल्कुल, इस समय हम खड़े हैं विजिनियम पोर्ट में केरला में, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सबसे बड़ी कार्गो शिप है यहाँ पे, जिसका नाम सैन फर्नांडो है। वो चाइना से आ चुकी है केरला में। ये नया बिल्कुल बना हुआ विजिनियम इंटरनेशनल पोर्ट पे, और ये फर्स्ट कंटेनर शिप है जो इस पोर्ट पर आई है। साथ ही साथ इस शिप को नाम दिया गया है मदर शिप, और इसको 4 वाटर टक्स का सल्यूट भी दिया गया है। बात करें इसके इक्विपमेंट की, इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट है, IT सिस्टम्स हैं और बहुत एडवांस ऑटोमेशन है, जो कि इसको इंडिया का फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट बनाता है। साथ ही साथ अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस पोर्ट पे इन्वेस्ट हुए हैं लगभग 8,800 करोड़ रुपए, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने यहाँ पे एलोकेट करे हैं। और अगर हम इस शिप की बात करें, यहाँ पे जो कार्गो आई है वो 300 मीटर लॉन्ग है, लंबी है, और ये ऑफलोड कर सकती है 1900 कंटेनर्स। पूरा इवेंट हुआ था आज, और उसमें काफी लोग आए थे यहाँ पे। CM आए थे केरला के, साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO भी थे अडानी पोर्ट्स के, और उनसे हमारी वार्तालाप भी हुई और अडानी की तरफ से काफी हाइलाइट्स दिए गए। तो उसमें से हम बताते हैं कि आज अडानी ने ये भी बोला कि इंडिया के लिए बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है विजिनियम पोर्ट का, जो यहाँ पे कार्गो सबसे पहली शिप आई है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि फेज 1 जो है वो अक्टूबर 2024 में खत्म होगा, और जो 4 फेजेस हैं पूरे इस विजिनियम पोर्ट के, जो 2029 में कंप्लीट होने का एस्टिमेटेड टाइम बताते हैं। साथ ही साथ वो 20,000 करोड़ एडिशनली इन्वेस्ट करेंगे जब तक ये पूरा विजिनियम पोर्ट खत्म, इसका प्रोजेक्ट का खत्म नहीं हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि पोर्ट्स जो है वो इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पहुंचने तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना नाम बताएगी। यहाँ पे पोर्ट्स जो होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे इंडियन इकोनॉमी के कंट्रीब्यूट करने के लिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो है जो पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है, उसमें भी बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया का पहला साउथ एंड का विजिनियम पोर्ट है, जो सबसे नेचुरली 30 मीटर्स डीप है, और यहाँ पे बड़ा सा बड़ा कार्गो शिप आ सकता है, जिसमें इंडिया को किसी और देश पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अब खुद ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है यहाँ पर। तो ये है खासियत इस पोर्ट की। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।